जय हिंद। ये हम लोग बिहार दरोगा का ये किताब देख रहे हो, ठीक है। ये बिहार दरोगा के लिए ज्ञान बिंदु का सेट आया हुआ है। इसका चौथा सेट करने जा रहे हैं हम लोग, और चौथा सेट का ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि 50 सवाल हम लोग देखेंगे और डिटेल में देखेंगे अगले 40 से 45 मिनट में। और ये जो किताब है ना, ये बिहार एसआई मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये बिहार एसएससी के लिए, चाहे वो सीजीएल लेवल का हो चाहे वो इंटर लेवल का हो, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आईबी का एग्जाम आ रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी जिसमें भी जीएस पूछ रहा है उसके लिए एग्जाम, उसके लिए ये बुक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल में बहुत सारा चीज दिया हुआ है। तो डिटेल में हम लोग जाके देखेंगे। चलिए, तो हाँ ठीक है, चलिए। क्या है पहला सवाल? क्या है? किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने को क्या कहते हैं? इसको तापीय प्रसार कहते हैं। ठीक है, ताप में वृद्धि होगा तो तापीय प्रसार ही होगा। क्या होगा? यदि ताप में वृद्धि हो रहा है तो होने पर उसके विमाओं में वृद्धि होती है तो तापीय प्रसार होता है। चलिए, इसमें कोई ये जरूरत नहीं है। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है? क्या बोल रहा है? 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट आया 2021 में, ठीक है। उसमें बोल रहा है भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है, तो 21.71% पे। कितने परसेंट वन पे है? 21.71% पे। देखिए, ऐसे समझते, पहले तो समझना हो कि देखिए हर 2 साल में, एक मिनट यहाँ लेते हैं, ये जो वन रिपोर्ट है ना, ये जो वन रिपोर्ट आता है, वन रिपोर्ट जो आता है, ये हर 2 साल पे आता है। कब आता है? ये हर 2 साल पे आता है। ये 17वां है, ये 2021 में आया था, ठीक है। तो जितना भी डाटा होगा ये 2021 का डाटा होगा, ठीक है, जो 2021 तक में आया हुआ होगा, ठीक है। ये पहला कब आया होगा, यदि इसको शुरुआत कब किया होगा, तो 1988 में। 1988 से इसको शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज हो गया कि अब जो बोल रहा है ये आपको जो वन रिपोर्ट बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि वनावरण जो है, वनावरण जो है वो कितना परसेंट हो गया है, तो 21.71% हो गया। देखिए, 21.71% हो गया, ठीक है। तो यही बात कर रहा है, वनावरण कितना हो गया? 21.71%। तो एक सवाल पूछता है कुछ, इसमें एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा वनावरण वाला राज्य कौन सा है, तो एमपी है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा कौन सा है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम में कौन सा है? तो सबसे कम में जो होगा वो हरियाणा होगा। कौन सा होगा? हरियाणा होगा। दूसरे नंबर पे कौन होगा? तो पंजाब होगा। याद रहेगा ये, पहले हरियाणा, दूसरे नंबर पे पंजाब होगा, ठीक है। वही यदि परसेंटेज वाइज देखेंगे, ये तो एरिया वाइज देखे हम लोग, ठीक है। अब परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा किस में है, तो आपको इसमें राज्य में कौन है, तो मिजोरम है। कौन होगा? तो मिजोरम होगा, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज उसका एरिया है। और यदि यूटी में देखें, यानी संघ शासित प्रदेश में देखें, तो उसमें हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये याद रहेगा। ये 2-3 पॉइंट्स है, ठीक है। चलिए, तो वही 21.71% जो है आपका ये 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार इसमें कुल भूभाग का वनावरण पाया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? जैव विविधता शब्द का प्रयोग डब्ल्यू जी रोसेन ने किया। रोसेन ने किया है जैव विविधता के बारे में। ये अलग अलग विविध ढंग से रो रहा है, नहीं तो कुछ लोग होते हैं अलग अलग ढंग से रोते हैं, तो जैव विविधता जो है विविध विविध ढंग से कौन रो रहा है? रोसेन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से? तो ये वियना का भी है, मॉन्ट्रियल का भी है और किगाली का भी है। क्या है? वियना का भी है, मॉन्ट्रियल का भी है, किगाली का भी, याद रखना, ठीक है। तो ओजोन परत अच्छा, पहले ये देख लेते हैं, ये सब आया कब? ये 1985 में आया। वियना कब आया? 1985 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में आया। और ये किगाली जो है 2016 में आया, ठीक है। ये याद रखना, ये सारा जब जितना प्रोटोकॉल हुआ है, ये सारा प्रोटोकॉल ओजोन परत से रिलेटेड है, ठीक है। तो ओजोन परत होता क्या है? तो देखिए, ये हो गया आपको ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपर ये जो लेयर होता है, अगला ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर देखो यहाँ आते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपका अर्थ हो गया, अर्थ सरफेस हो गया। इसके ऊपर यहां तक में मान लेते हैं ये आपका ट्रोपोस्फेयर आ गया, ठीक है, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके बाद आते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है, तो इसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। अच्छा, तो यहां तक है, तो यहां तक है ना। या इसी के नीचे जो एरिया है ना, ये वाला जो ये होता है ओजोन। ओजोन होता है यहाँ पे, ये ओजोन लेयर होता है, ये O3, ठीक है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनता है O3, और यहीं पे ओजोन होता है, ठीक है। यही ओजोन अभी तो ये देखिए बहुत बढ़िया ओजोन है, यानी ये ओजोन हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि ये यूवी रेज होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज होता है, इसको रोकता है। लेकिन यही यही ओजोन यदि अर्थ लेयर के पास आ जाएगा ना, तो ये पॉल्यूशन हो जाएगा।
ये एक प्रदूषण के तरह इस्तेमाल हो जाएगा ओजोन, यदि ये अर्थ के लेयर के पास आ जाए, हमारे जमीन के पास आ जाए तो। एक ये समझ रहे हैं, थोड़ा सा मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ओजोन हो गया कि ओजोन किस लेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर के निचले लेयर में, ठीक है ओजोन। अच्छा, ओजोन करता क्या है, एक तो हम लोग का यूवी रेज है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, उसको रोक दिया, चलो बहुत बढ़िया, इसको रोकता है। इसको रोकने से कुछ फायदा है क्या, हाँ बिल्कुल फायदा। यदि इसको रोक देता, ये यूवी रेज को रोकेगा, यदि यूवी रेज को नहीं रोक पाया, वो जैसे कभी कभी बोला जाता है ना कि अंटार्कटिका या आर्कटिक में, यहाँ अंटार्कटिका, यहाँ नीचे अंटार्कटिका में होल हो रहा है, अंटार्कटिका के ऊपर छेद हो रहा है, तो वहां से ओजोन, जो ओजोन में छेद हो रहा है, अब ये जो छेद हो रहा है उसके कारण यहाँ पर ज्यादा यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज घुस रहा है। तो इससे यदि ज्यादा घुसेगा तो फायदा घाटा क्या क्या होगा, तो सबसे पहला जो घाटा होगा वो आपके स्किन कैंसर का होता है। क्या होता है, स्किन कैंसर का। दूसरा घाटा क्या होगा, मोतियाबिंद जो होता है ना, मोतियाबिंद का संभावना बढ़ जाता है। तीसरा क्या होता है, एक बायोकेमिकल साइकिल होता है, बायोकेमिकल साइकिल होता है जो जीवों में चलता है, जो जीवों में ना, चाहे वो समुद्र के अंदर हो चाहे बाहर हो, तो बायोकेमिकल साइकिल ये डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद और क्या होगा, तो ये गर्मी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, यूवी रेज के आने के कारण गर्मी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब जो चीजें इसको रोकता है ये ओजोन, याद रहेगा। तो ओजोन का काम हम लोग समझ गए, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, यानी समताप मंडल में होता है। अच्छा, समताप मंडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ओजोन के टाइप ताप जो तो समान होता है इसे। चलिए, अच्छा एक चीज और, यदि यदि बोला जाए ताप, यदि ताप के बारे में ही बोलते हैं, तो नीचे से ऊपर अभी जाएंगे ना तो ये घटेगा, फिर यहां से ऊपर जाएंगे तो ये बढ़ेगा टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर घटेगा ऊपर जाएंगे तो, लेकिन यहां से बढ़ना लगेगा, ये भी चीज। चलिए, ये सब कभी ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं केंद्रीय बजट 2022-23-24 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित किया गया, सबसे ज्यादा व्यय किस धनराशि, किस इस पे हुआ है, तो परिवहन में। एक नंबर परिवहन है, दूसरा नंबर रक्षा आता है, याद रखना। एक तकरीबन 4 लाख करोड़ के करीब होगा या 3 लाख करोड़ के, मतलब यही आसपास है, ठीक है। मुगल सेना, नौसेना का नौसेनापति कौन होता था, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। ये अच्छा सवाल क्यों है, क्योंकि यहाँ नौसेना के बारे में बात बोल रहा है, और हम लोग जानते हैं कि नौ, जो मुगल जो थे ना, ये नौसेना में ज्यादा, मतलब नौसेना जो था ना, इनका इनका बहुत अच्छा नहीं था, मतलब इनका नेवल पावर जो था ये ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि ये थल पे ही ज्यादा राज करते थे, ठीक है। लेकिन ये पूछ दिया क्या नौसेना का, तो नौसेना का नौसेनापति कौन होता था, मीर बहार। कौन होता था, मीर बहार, ठीक है। चलिए, रंग लेप यानी पेंट में योजक के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है, मतलब पेंट में योजक के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो सिलिकॉन को प्रयुक्त किया जाता है, किसको, सिलिकॉन को। सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, यानी कौन सा अधिनियम आया जिसमें भारतवासियों को बोल रहा है अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा ले सकते हैं, इसको संभव बनाया, ये कौन बता, इंडियन काउंसिल एक्ट जो था 1861 का, ठीक है। ये इसमें आपको बोला कि हाँ अब आप भी हिस्सा ले सकते हैं, किस चीज के लिए, प्रशासन में, प्रशासन में। चलिए, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं एक बार, चलिए एक बार जरा सा देख ही लेते हैं 1861 का एक्ट, 1861 का एक्ट देखते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, होता क्या पर, देखिए अभी भारत का ये गवर्नर जनरल जो होता है ना, गवर्नर जनरल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, यानी इसका जो केंद्रीय परिषद जो होता है, कार्यकारी परिषद जो होता है, कार्यकारी परिषद जो होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये कार्यकारी परिषद में क्या करता है ना, पहले 4 लोग थे, उसको +1 कर दिया, एक विधिवेत्ता जोड़ दिया, एक विधिवेत्ता जोड़ दिया गया, एक तो काम ये हो गया, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक विधिवेत्ता जोड़ा गया, ठीक है। दूसरा क्या किया गया कि अब जो है ना, इसमें 6 से 12 लोगों को और भी जोड़ा गया, ये तो विधिवेत्ता जोड़ा गया, और भी लोगों को जोड़ने की, 6 से मिनिमम 6 मैक्सिमम 12, इसमें जोड़ने की बात की गई। क्यों जोड़ने की बात की गई, क्यों, क्योंकि अब जो है ना, हर मतलब अभी तो था गवर्नर जनरल कानून बना रहा था, अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी ये जो है ना कार्यकारी परिषद, ये भी कानून बनाएगा, इसको पावर दे दिया गया कि अब आप लोग भी कानून बनाइए, ठीक है, आपको हम ताकत देते हैं। तो 4 लोगों से कानून बनेगा नहीं बनेगा, थोड़ा सा और लोग भी चाहिए होगा, तो इसलिए 6 से 12 लोग को एक्स्ट्रा भी जोड़ा गया, ठीक है, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 लोग को जोड़ा गया। तो ये जितना जोड़ा गया ना, मान लेते हैं 8 जोड़ा गया, मान लेते हैं 10 जोड़ा गया, इतना भी जोड़ा गया, उसमें आधा जो थे ना, यदि 7-8 जोड़ा गया तो 4, 10 जोड़ा गया तो 5, ये आधे लोग गैर सरकारी होने चाहिए थे, गैर सरकारी, यानी सरकार की तरफ से नहीं होते, गैर सरकारी। तो सरकार की तरफ से तो ब्रिटिशर्स होंगे, ठीक है, मतलब गोरे लोग होंगे। गैर सरकारी में क्या होगा, तो गैर सरकारी में आपको इंडियन आ जाते हैं, तो यहीं से पहली बार प्रशासन में उसको आपको भागीदारी मिला, यानी समझे।
कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक तो विधि वेत्ता जोड़ा गया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बढ़ाया गया ताकि वो कानून बना सके। कानून बनाने के जो बढ़ाया गया उसमें आधे लोग गैर सरकारी हो गया, उन्हीं आधे लोगों को बोला गया कि आप इंडियन को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, यदि कानून बना रहे हैं तो हर कानून बनाने के लिए मतलब हर आदमी को एक कैबिनेट, मतलब एक तरीके का उसको डिपार्टमेंट देना होगा, तो कैबिनेट सिस्टम भी जोड़ा गया। डिपार्टमेंट हर आदमी को देते हैं, आप रक्षा के चले जाइए, आप विदेश संभाल लीजिए, आप परिवहन संभाल लीजिए, ऐसा होता है ना आज के टाइम पे। तो वो जो सिस्टम है ना, ये इसी 1861 के एक्ट से आया, क्योंकि सबको अब कानून बनाने के दे दिया गया। ठीक है, चलिए अब खाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही नहीं, अभी मद्रास को उसके बाद ये तो बंगाल में था, ये मद्रास को, बॉम्बे को, इन दोनों को भी पावर दिया गया। अब चलिए आप भी कानून बना सकते हैं, यानी कानून बनाने की बात किया जा रहा है। गौर कर रहे हैं, कानून बनाने का बात किया जा रहा है। ठीक है, 1861 एक्ट में। ठीक है, चलिए ये हो गया। और कुछ होता है क्या? हाँ होता है, हाई कोर्ट खुलता है। 1861 का एक्ट का 3 हाई कोर्ट खोलने की बात करता है, बॉम्बे में, मद्रास में और बंगाल में। ये 3 हाई कोर्ट खुलने का बात करता है, याद रहेगा। अच्छा, 1861 में और कुछ हो रहा है जो कि मतलब जरूरी है। तो 1861 में तो चलिए हो गया, इतना काफी है। चलिए अब आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के से संबंधित अनुच्छेद व उनसे उसमें निहित प्रावधानों को सुमेलित, अच्छा अनुच्छेद है और इसमें ये है, उसको हम लोग सुमेलित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पहले क्या है। ये 2, अच्छा ये है किसका है? ए का 2 है। कौन सा है? ये ए का 2 है। अच्छा, उसके बाद कौन सा, एक बार मिला देते हैं। फिर बी का 1 है, बी का हो गया 1, चलिए बी का 1 हो गया। उसके बाद सी का 4 है, सी का हो गया 4, चलो सी का हम 4 मान लेते हैं। और डी का हो गया हम मान लेते हैं ये। चलो अब आके देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, प्रावधान क्या? संसद संघ सूची के विषयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकती है। अच्छा, यह 138 है, क्या बोल रहा है? संसद जो है संघ सूची के विषयों को संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकते हैं। यानी कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसको यदि पावर दे दे संसद कि अब आप जो है ना अधिक, मतलब ये क्या बोलते हैं, इस संघ सूची में आप और भी कुछ मतलब ये कर सकते, कानून बना सकते हैं, उसके बारे में बात हो रहा है कि संघ सूची को बोला, संघ सूची के विषय में संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता दे रहा है। तो किस आर्टिकल में दे रहा है ये? संसद किस आर्टिकल में दे रहा है? आर्टिकल 138 में दे रहा है। ठीक है, संसद यह शक्ति रखती है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार करता है। ठीक है, संसद जो है अभी रिट जो है ना, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम या कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, उसको बढ़ा सकता है या घटा सकता है, यानी उसमें सर्वोच्च अधिकारिता का विस्तार कर सकता है। ये आर्टिकल 139 में दिया हुआ है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो भी घोषित, जो भी अपना अपना ये दिया, क्या बोलते हैं, कोई डिसीजन दिया, वो सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगा। ये आर्टिकल 141 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों का पुनर्विलोकन करता है। ये आर्टिकल 137 अपना अपना मतलब मान लेते कोई अपना निर्णय ले लिया, उसको फिर से भी देख सकता है, कोई निर्णय को वापस देख सकता है। ये तो आर्टिकल 137। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। चांद बीबी, चांद बीबी का संबंध था कहां से? अहमदनगर से था। कभी पूछ देता है कि चांद बीबी, देखिए एक तो इसमें यह पूछता है कि किसके समकालीन, तो ये अकबर के समकालीन थी, अकबर के समकालीन थी। ठीक है, अकबर के। दूसरा कि अकबर से 1595 में लड़ाई भी की हुई है, अकबर से ये लड़ाई भी की हुई है, युद्ध भी की हुई है। ठीक है, अहमदनगर में। ठीक है, चांद बीबी का संबंध है। भारतीय, अच्छा सेबी एक सांविधिक निकाय कब बना? सेबी कब एक सांविधिक निकाय बनता है? 1992 को। कब बनता है सेबी एक सांविधिक निकाय? अच्छा, सेबी का काम क्या है भाई, कोई ये बता सकता है? जैसे यहाँ लिख देता है सेबी का काम। ठीक है, पहला तो है ना सेबी जो 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 शेयर मार्केट होता है ना, इसको प्रमोट करने का, पहले तो इसको शेयर मार्केट का काम है कि शेयर मार्केट को प्रमोट करना, कंट्रोल करना, उनके निवेशकों जो भी ये होते हैं, क्या बोलते हैं, जो निवेशक होते हैं उनके सिक्योरिटी को देखना, मतलब कि वो उनका उनको हितों को देखना, ये सब काम होता है सेबी का। तो मेनली यही है, सेबी को एक कब सामाजिक निकाय बना गया? तो 1992 में बनाया गया। ठीक है, चलिए ये सब सवाल देखते हैं। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पक्षी के अग्रपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने या पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। बोल रहा पक्षी का जो अग्रपाद होता है ना, वो क्या होता है? वो शल्क होता है जो रूपांतरित होकर, रूप बदलने के बाद चलने, तैरने और पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये अग्रपाद नहीं होता, ये पश्चपाद होता है, यानी पीछे का पाव होता है। ठीक है, पीछे का पाव होता है, पीछे का पाव जो है वो रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, अग्रपाद तो तुम्हारा इसमें बन जाता है, क्या बोलते हो,
उसको क्या बोलते हैं, पंख पंख बन जाता है ये। ठीक है, चलिए। एविज वर्ग होम्योथर्मस होता है। एविज वर्ग जो होता है ना वो होम्योथर्मस होता है। होम्योथर्मस मतलब समताप होता है, मतलब कि आपका ताप जो है बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, एक ही समान ताप रहेगा, समताप। ठीक है, तो एविज वर्ग होम्योथर्मस होता है। ठीक है, चलो ये सही है, यानी केवल दो सही है। अब आते हैं अगला, क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। चलिए असत्य कथन पूछ रहा है। पौधे की पत्ती की कोशिकाओं से जल के लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपरी सिरे पर दाब अधिक हो जाता है, जबकि जाइलम के आधार पर दाब कम हो जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, पौधे की पत्ती की कोशिकाओं, पौधे के जो पत्ते हैं ना उसके कोशिकाओं से जल का लगातार वाष्पीकरण होता है। ठीक है, पत्ता है ना, ये पत्ता है, उससे वाष्पीकरण हो रहा है। वाष्पीकरण होने से क्या होता है, जाइलम के ऊपरी सिरे पर दाब अधिक हो जाता है, जबकि जाइलम के आधार पर दाब कम होता है। नहीं, ऊपरी सिरे पर दाब कम हो जाता है और यहाँ अधिक हो जाता है। समझ रहे, उल्टा होता है, ऊपरी सिरे पर दाब कम होता है और जबकि जाइलम के आधार पर दाब अधिक हो जाता है। और यही दाब के अंतर के कारण ना, जो दाब का अंतर है ना, इसी कारण ना पानी जो है ऊपर जाता है। ठीक है, पानी ऊपर जाता है, ये दाब का अंतर जो होता है। ठीक है, ऊपरी सिरे में और उसके आधार पर जो दाब का अंतर होता है। और वही यहाँ पे गलत लिखा है कि विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर ही ऊपर की ओर खींचता है। नहीं, विसरण के कारण नहीं होता, ये दाब का जो अंतर है उसके कारण होता है। पौधे में जला जाइलम से जल का परिवहन द्विदिशीय होता है। नहीं, पौधे में जो ना जाइलम से जल का परिवहन, देखिए यहाँ जो ये पेड़ है, ये पौधा है, यहाँ से जल खींचा, ये ऊपर गया, ये द्विदिशीय नहीं होता, ये एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में होगा। ठीक है, द्विदिशीय क्या होगा कि जो फूल ये जो क्या बोलते हैं, फूड जो बनाता है, जो खाना बनाता है, वो द्विदिशीय था, जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा सकता है खाना, यानी जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो होता है ना उसके जरिए जो द्विदिशीय हो सकता है, लेकिन जाइलम से वो एक दिशीय होता है। ठीक है, पौधे को जल के परिवहन के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता। हाँ, जल का जो परिवहन होता है ना, ठीक है, उसके लिए कोई खर्च नहीं होता। चलिए, जेट स्ट्रीम नामक कौन पट्टी पाई जाती है, ऊपरी क्षोभ मंडल में। ठीक है, वो देखिए ऊपरी क्षोभ, अभी हम लोग एक मिनट देखिए, ये ऐसे होता है ना, अच्छा नहीं, ये तो खैर अलग चीज हो गया, एक मिनट। ठीक है, चलिए, अब इसे ये अर्थ हो गया, ये मान लीजिए अर्थ हो गया। ठीक है, ऐसे से पकड़ लेता है और अर्थ हो गया। ठीक है, अब ये ट्रोपोस्फेयर पकड़ लिया हम लोग, ट्रोपोस्फेयर पकड़ लिया, ये स्ट्रेटोस्फेयर पकड़ लिया। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल और स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो ट्रोपोस्फेयर है ना, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, तो ये इसी को बड़ा कर देता है ऐसे। ठीक है, तो यहीं पर ना आपको ऊपरी में एगो ये चलता है, क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम चलता है। ये जो जेट स्ट्रीम चलता है, तो ये जेट स्ट्रीम ऐसे नहीं चलता, ये तो दिख रहा है ऐसे ना, लेकिन चलेगा ये ऐसे, ये अर्थ है ना ऐसे, तो ये चलेगा ऐसे, ऐसे चलेगा। ठीक है, ये ऊपर ऊपर जो हवा मतलब ट्रोपोस्फेयर में ये विसर्पी होता है, नागिन जैसे नहीं चलता, नाग वैसे चलता नागिन की तरह। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है यहाँ पे, कहाँ चला गया। जेट स्ट्रीम नामक कौन पट्टी पाई जाती है, ऊपरी क्षोभ मंडल में। ठीक है, एक तो चलो ऊपरी क्षोभ मंडल पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है, एक जो चीज तो ये हो गया। जेट स्ट्रीम कहाँ कहाँ चलता है, तो हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर में देख लिया कि ट्रोपोस्फेयर में चलता है। जेट स्ट्रीम जो है ना, एक तो इसमें और क्या पूछ सकता है जेट स्ट्रीम का, अच्छा इसका दिशा पूछ सकता है, इसका दिशा जो है ये क्या होता है, तो इसका दिशा पश्चिम से पूरब होता है, पश्चिम से पूरब होता है, याद रखना, पहला चीज। दूसरा चीज पूछ सकता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है क्या इसमें, टेम्परेचर डिफरेंस जैसे कि जैसे आपको सर्दी में, ठंडा में जेट स्ट्रीम जो है ना, ठंडा के टाइम पे जेट स्ट्रीम बहुत ज्यादा स्पीड में रहेगा, स्पीड ज्यादा बढ़ जाता है। ठंडे में आपको स्पीड उसका ज्यादा रहेगा, और गर्मी के टाइम पर स्पीड जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा। एक चीज तो ये पूछ सकता है। अच्छा, उसके बाद जेट स्ट्रीम पर और क्या सवाल पूछ सकता है, तो दिशा पूछ सकता है, उसके बाद क्या अंतर होता है वो पूछ सकता है। तीसरा, हाँ, जेट स्ट्रीम से कोई फायदा या घाटा ऐसा कुछ होता है क्या। देखिए, हम लोग का जो ये इंडिया मान लेते हैं, तो इस एरिया में जो बारिश होता है ठंडों के टाइम पे, यानी आप दिसंबर जनवरी में देखेंगे, यहाँ पे जो होता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। यहाँ पे जो बारिश होता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो है, यही जेट स्ट्रीम जो ऊपर नाच रहा है ना, यही वेस्ट जेट स्ट्रीम को लेकर आता है। ठीक है, ये पश्चिमी विक्षोभ, तो याद रहेगा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है, अब इससे ज्यादा फिर पूरा क्लास लेना पड़ जाएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है।
सूर्य जो है सौर मंडल का केंद्र है, ठीक है। अच्छा, और पृथ्वी से पकड़ कल्पना करते हैं, ठीक है, ये कॉपरनिकस बोलता है। कॉपरनिकस बोलता है कि सूर्य हमारे सौर मंडल का, कॉपरनिकस तो ये भी बोलता है कि सूर्य हमारा जो है सौर मंडल का, तो क्या ब्रह्मांड का भी कहीं कहीं बोल देता है, कहीं कहीं ब्रह्मांडो बोल देता है, ठीक है, ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक है। तो ये हो गया। न्यूटन बाबा के बारे में तो जानते ही हम लोग, केपलर गति का जो नियम दिया हुआ, गति का 3 नियम जो है, गति का 3 नियम, न्यूटन का तो गुरुत्वाकर्षण हम लोग को पता है, ठीक है। चलिए, मध्यकाल में किसे किनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए माश नामक भूमि अनुदान दिया जाता? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोल रहा है कि मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए माश नामक भूमि अनुदान दिया जाता? तो संतों और विद्वानों को। देखिए, मदद मदद जो होता है दिया ही, मतलब कि एक तरीके का मदद करने की बात हो गया। तो ये मदद ए माश जो है ना, ये आपको मुगल टाइम में दिया जाता था। कब दिया था? मुगल टाइम में संतों और विद्वानों को दिया जाता था। अच्छा, जो इनका देख रेख करता था ना, जितना भी सरकारी जमीन जो जो गिफ्ट में दे दिया गया या कोई मदद करने के लिए दे दिया गया, उसको करता था सद्र, जो देख रेख करता था कि भाई सही जगह पे उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये जो मदद मास जो हुआ, ये आपको वंशानुगत था, यानी एक बार आपको चला गया तो फिर चला गया, आपके वंशों के पास भी चला जाता है। तो मदद मास कौन कर रहा है? संतों और विद्वानों को दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, हाल ही में हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? इसरो जो आदित्य L1 था वो किस रॉकेट से किया गया? तो PSLV C57 किससे किया गया? L1 जो है C57 से किया गया। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव? वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथम। वित्त सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथम, ठीक है। चलिए, आगे क्या? पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है। इसमें कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थितिज ऊर्जा। क्या बोल रहा है? पृथ्वी के भूपृष्ठ पर भ्रंश रेखाएं संपीड़ित कमानियों के सदृश होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा स्थिति संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ठीक है। निजामुल मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, निजामुल मुल्क है, असत्य कथन चुन रहा है, तो असत्य कथन तो यही है, लेकिन पहले सत्य कथन देख लेते हैं। इसे दक्कन का वायसराय खिताब मिला, बिल्कुल मिला। दक्कन का जो वायसराय था ना, इसका खिताब इसको मिला था, ठीक है। ये जो है ना, हैदराबाद का ये आपको ये किया था, क्या बोलते हैं, नींव डाला था ये, इसी ने। ये क्या है, तो निजामुल मुल्क ने। अच्छा, पहले पढ़ लेते इसको पूरा अच्छे से। 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, ठीक है, ये भी सही, ये भी सही है। निजाम की मृत्यु 1748 में हुई थी। उसने हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, तो नहीं, गलत है। अब जैसा आज निजामुल मुल्क को देख रहा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं, निजामुल मुल्क को, ठीक है। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला, अभी मोहम्मद शाह रंगीला थे, इनके दरबार में निजामुल मुल्क रहता था, ठीक है। नाम क्या था? चिनकिलीज खान, चिनकिलीज खान इसका नाम था, ठीक है। और निजामुल मुल्क उसका भी उपाधि था, ठीक है। तो एक चीज तो ये पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि यही जो है ना, हैदराबाद का नींव रखता है, ठीक है। 1722 से 1724 तक तो ये रहता है रंगीला के पास, मोहम्मद शाह रंगीला के पास, लेकिन उसका जो नीति है उसको पसंद नहीं आता, क्योंकि वो समझाता कुछ है, ये समझता नहीं है, ये मोहम्मद शाह जो, ठीक है। तो ये क्या कहता है, थक हार के ये चला जाता है साउथ में, दक्कन में चला जाता है, दक्कन में हैदराबाद का ये नींव डालता है, ठीक है। चलिए, ये 1722 से 1724 नींव का। अच्छा, इसमें कौन सा वंश डालता है ये पूछ देता है कभी कभी, आशफ जाही वंश, आशफ जाही वंश, ठीक है, इसका नींव डालता है, ठीक है, चिनकिलीज खान डालता है, ठीक है। चलिए, और तो इसमें कुछ नहीं है। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छा, कौन सा कथन सत्य है? संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल, संविधान के अनुसार तो इसको किया ही जा सकता है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ठीक है। क्या गलत है? देखिए जरा इसमें, राज्यपाल राज्य का प्रमुख होने के साथ साथ राज्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। नहीं, गलत है। कैसे गलत है? राज्यपाल राज्य का प्रमुख है, बिल्कुल सही है, राज्यपाल राज्य का प्रमुख है, साथ साथ राज्य के प्रतिनिधि के रूप में। राज्य का प्रतिनिधि नहीं होता, ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है, राज्य का नहीं, केंद्र का प्रतिनिधि, ठीक है। तो ये अब सही हुआ। राज्यपाल अपने स्व विवेक से अध्यादेश जारी कर सकता है, चाहे विधानसभा, ये तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है अध्यादेश जारी, चाहे विधानसभा सत्र में हो या नहीं हो। नहीं, नहीं, सत्र में होगा तब तो नहीं कर सकता है, सत्र में होगा तो नहीं कर सकता, सत्र में नहीं होगा तो ही कर सकता है, याद रखना ये बात, ठीक है। चलिए, ये तो देख लिया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, ठीक है। राज्यपाल का शपथ राष्ट्र के प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। नहीं, ये गलत है, राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा नहीं दिलाया, राष्ट्रपति नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे किसके द्वारा दिलाया जाएगा? तो उस जगह का हाई कोर्ट का जो चीफ होगा ना, चीफ जो होगा,
हाई कोर्ट मतलब जज होगा, क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस होगा, उसके द्वारा इसको दिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों को अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है? यानी बोल रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत ना केंद्र राज्य दोनों अनुदान दे सकता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 282। ठीक है, चलिए, क्षुद्रांत कितनी लंबी होती है? 7.5 मीटर होता है। ठीक है, लसिका के लसिका के बारे में नीचे दी गई, अच्छा लसिका के बारे में जरा कथन देख लेते हैं क्या है। अच्छा, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, लसिका में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, लसिका में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, लसिका में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मात्रा जो कम होती है, वेरी गुड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ये भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लसिका में प्लाज्मा और आरबीसी पाया जाता है, नहीं नहीं नहीं, आरबीसी नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी पाया जाएगा। लसिका में प्लाज्मा और आरबीसी पाया जाता है जबकि डब्ल्यूसीबीसी अनुपस्थित होता है, नहीं आरबीसी नहीं, डब्ल्यूसीबीसी पाया जाएगा। ठीक है, चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश से गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ। अच्छा, असहयोग आंदोलन चल रहा है 1920 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन किसके नेतृत्व में खड़ा हुआ था? तो डुग्गी राला गोपाल कृष्णैया। तो डुग्गी राला गोपाल कृष्णैया, गोपाल कृष्ण समझ लेते हैं। गोपाल कृष्ण के इसमें अंडर में एक वहां पे गुंटूर में चल रहा था, गोपाल कृष्ण के अंदर में गुंटूर में एक आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन के टाइम पे। ठीक है, चलिए, अच्छा असहयोग आंदोलन तो पता होगा ना, 1920 में शुरू हुआ था। अच्छा, एक मिनट, असहयोग आंदोलन पूछ देता है, असहयोग आंदोलन, आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, पहला चीज पूछेगा। दूसरा चीज पूछेगा किस डेट में चलाया गया, तो 1 अगस्त 2020, सॉरी 1920। ठीक है, ये चलाया गया। दूसरा, तीसरा सबसे बड़ा चीज पूछेगा कि किस लिए, कारण, कॉज, ये पूछ देता है। तो इसका कॉज, पहला कॉज क्या है? रॉलेट एक्ट बोलेगा, रॉलेट एक्ट जो है इसको वापस करिए आप, पहले वापस करने को बोलेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोलेगा? जालियावाला, जालियावाला जो था, जालियावाला बाग जो था वहां का, उसका उसका उसको जस्टिस देने के लिए। ठीक है, तीसरा जो बोलेगा आपको, जो ये तुर्की का जो विभाजन हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तुर्की का विभाजन, इसको वापस लेने के लिए। तो ये तीन जो था ना, इसके लिए आपको असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। साथ ही पहले खिलाफत चला था, खिलाफत के साथ, इसके साथ साथ खिलाफत भी चलेगा, तो खिलाफत और असहयोग एक साथ ही हो गया था। ठीक है, तो ये चीज है असहयोग। चलिए, अब वैसे असहयोग खत्म कब हुआ था, ये भी खत्म कब हुआ था, तो ये 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, 12 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी क्या हो रहा है? 5 फरवरी 1922 को क्या हो रहा है? चौरा चोरी, चौरी चौरा हो रहा है, चौरी चौरा हो जा रहा है। चौरी चौरा जो है वो हो जा रहा है गोरखपुर में, गोरखपुर में वहां पे उसको जला दिया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं पुलिस वाले को, इसीलिए आपको ये गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। तो ये हो गया असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हल्का सा फ्लैशबैक। चलिए, निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी? सबसे लंबी कनाडा की है, सबसे लंबी कनाडा की। दूसरे नंबर पर कौन आएगा? दूसरे नंबर पर नॉर्वे आएगा, नॉर्वे। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया आएगा, बस 3 ही याद रखना। पहले नंबर पर कनाडा, दूसरे नंबर पर नॉर्वे, तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो गर्म धारा कौन है? लेबेडोर, नहीं गलत है, लेवेशिया भी गलत है, फिर ये सुशिमा धारा, ये प्रशांत महासागर में, ये कहाँ पे है? प्रशांत में। सुषमा धारा जो गर्म जल धारा, ये लेबेडोर, ये ठंडी धारा है, ये भी प्रशांत महासागर में लेकिन ठंडी है। ये जैसे जापान है ना, जैसे जापान है, जैसे मानते ये जापान, तो यहाँ पे बहती है, ये यहाँ से जाती है। कोएशियो यहाँ आती है, ओएशियो यहाँ से आती है। ठीक है, सॉरी ये ओहो, ओएशियो के बारे में बोल रहा हूँ, ओएशियो जापान में है। ठीक है, चलिए, ओएशियो हो गया। अच्छा, ये भी ठंडा है, ये ओएशियो जो ये ठंडा है। लेब्राडोर तो हो गया, ठंडा हो गया। ठीक है, पेरू हो गया, ये भी ठंडा, तीनों ठंडा है। तो लेब्राडोर हो गया आपको अटलांटिक में, अटलांटिक महासागर में हो गया। ठीक है, ये लेब्राडोर कहाँ हो गया? अटलांटिक महासागर में। ओएशियो कहाँ हो गया? प्रशांत महासागर में। पेरू कहाँ हो गया? प्रशांत महासागर में। सुषमा धारा कहाँ हो गया? प्रशांत महासागर में। ठीक है, पेरू को हम्बोल्ट धारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण बहुलक है? कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बहुलक है? तो नाइलन 2, नाइलन 6 जो है जैव निम्नीकरणीय बहुलक है। पहले जैव निम्नीकरण होता क्या है? ठीक है, ये होता क्या, देखिए, कोई भी ऐसा पॉलीमर या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है जिसको जीवों के द्वारा उसको तोड़ा जा सके, उसको जैव निम्नीकरण होता है। ये प्रदूषण को कम करने में बड़ा फायदेमंद होता है। ठीक है,
और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? टूथब्रश का जो ब्रश नहीं होता, ब्रश का जो तार हो उसको क्या बोलते हैं, ब्रश का जो धागा, उसको जो भी है वो स्मूथ होते हैं, वो उस इसी का बना होता है। ठीक है, चलिए वेलेस्ली की सहायक संधि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा, देखिए पूछ रहा है वेलेस्ली का सहायक संधि, पहला सवाल तो यही पूछेगा कि सहायक संधि किसके द्वारा बनाई गई, तो वेलेस्ली के मतलब था पहले डुप्लेस से भी, लेकिन प्रॉपर तरीके से वेलेस्ली इसको किया था, तो सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा। अच्छा, वेलेस्ली वैसे आता कब है? 1898 से लेकर 1798 से लेकर 1805 तक। ठीक है, अच्छा इसमें एक और कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, ये 1798 वही, यदि कर्जन पूछ देगा तो 1899 से लेकर 1905 तक, याद रहेगा, 1899 से 1905 तक, आइए 1798 से लेकर 1805 तक। ठीक है, चलिए एक चीज तो ये हो गया कर्जन। ठीक है, अब आते हैं सहायक संधि के बारे में। ठीक है, तो सहायक संधि देख लेते हैं। सहायक संधि की प्रथा के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। हाँ ठीक है, देखिए होता क्या था कि जैसे ये एक राज्य हो गया, दो राज्य हो गए, ये आपस में लड़ रहा है। ठीक है, आया ब्रिटिशर्स, एक अंग्रेज आया, बोला कि देखिए हम आपका, इसको बोला हम आपका सहायता करेंगे अलग से। ठीक है, आपको एक काम करते हैं कि आपको आपके अंदर सेना रख देते हैं, यहाँ पे कुछ सेना तैनात रहेगा, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बोलेगा, यही चीज इसको भी जाकर बोलेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ के बोला डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अब ये सेना रखी है तो उसको फायदा क्या है? सेना के बदले क्या बोलेगा, तुमको पैसा दो, पहला चीज बोलेगा, और नहीं तो पैसा के साथ साथ ये दो, क्या बोलते, जमीन दे दो, इतना टुकड़ा दे दो, यहाँ से अपना कारोबार वसूल 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 करके अपना हम ये करेंगे। एक तो ये बोलेगा, दूसरा बोलेगा कि आपके अंदर एक मेरा ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा, मतलब एक आदमी हम तैनात कर रखेंगे जो आपके दरबार में बैठा रहेगा। दूसरा बात, तीसरा बात, आप किसी से संधि नहीं कर सकते। ठीक है, आप किसी से युद्ध नहीं कर सकते मेरे बिना परमिशन के। तीसरा बात, चौथा, किसी दूसरे देश मतलब यूरोपीय लोग जो होगा, या उसका जो जिससे उसका युद्ध हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि फ्रांस से हो रहा है, ठीक है, तो उसके किसी आदमी को अपने अंदर नौकरी में नहीं रख सकते। तो ये सब चीजें, ये सब आपको क्लॉज लगा के वो सहायक संधि करता था। कौन करता था? वेलेस्ली करता था, और ये सब देशों से, सब राज्यों से करने लगा ये। ठीक है, तो यही चीज है सहायक संधि प्रथा क्या, अब देखिए समझ में आएगा। सहायक संधि प्रथा के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, बिल्कुल रखनी पड़ती थी, चलिए सही है। ब्रिटिश सेना के रख रखाव तो राज्य को नगद अनुदान देना होता, बिल्कुल नगद अनुदान भी देना होता था, लेकिन सिर्फ नगद अनुदान नहीं, आपको कहीं कोई जमीन भी देना होता, बताया ना, थोड़ा जमीन रख देता था। इसलिए ये गलत हो जाता है, क्योंकि असत्य कथन बोल रहा, कथन सत्य नहीं है, तो सिर्फ तो नहीं बोलेगा, ये क्या बोलते हैं, आपको ये हो जाएगा, क्योंकि आपको जमीन भी देना पड़ता था। भारतीय शासक को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था, बिल्कुल रखना पड़ता था, बताया। राज्य अंग्रेजों को स्वीकृति पश्चात किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में रख सकता था नहीं। ठीक है, राज अंग्रेज की स्वीकृति, हाँ अंग्रेज की स्वीकृति के बाद तो किसी यूरोपीय को अपने सेवा में रख सकता था। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए। अब वैसे बोलता था कि हम आपको आंतरिक जो है, आपके आंतरिक गतिविधियों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन करता भी था ये। चलिए, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यह उदाहरण निम्न से किसके लिए? गति की जरूरत हो, यानी कोई बस जा रहा है, इससे इसमें से आदमी कूद गया, तो वो बस की गति की दिशा की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये गति का जड़ है। ठीक है, ठीक होता क्या है कि जैसे पाँव जैसे जमीन पे टच किया तो पाँव तो जड़त्व पे आ गया, लेकिन शरीर तो मोशन में ही चल रहा है ना, तो ये याद रखना है, तो गति का जड़। ठीक है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति स्थान पर? समुद्र शक्ति तो भारत इंडोनेशिया, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर से शुरू हुआ था? वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन में? स्वदेशी। देखिए, चलिए स्वदेशी आंदोलन भी देख लेते हैं। धीरे धीरे ना इसी तरीके से पूरा आपको कंप्लीट ही हो जाएगा सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्वदेशी आंदोलन देख लेते हैं क्या हो रहा है। कर्जन आता है, कर्जन क्या बोलता है कि देखो अभी तो बंगाल में काफी मतलब चरम पे ये चल रहा है, क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद चल रहा है, इसको बंगाल को जैसे ये यहाँ पे है ना, यहाँ यहाँ बंगाल, इस बंगाल को तोड़ा कैसे बंगाल को तोड़ा कैसे जाए, मतलब राष्ट्रवाद तोड़ा कैसे जाए, तो इसको क्यों ना आधा भाग बांट देते। क्यों? क्योंकि आधा में जो ये जो है ना, यह हिस्सा यहाँ पे हिंदू ज्यादा रहते हैं, ये हिस्सा में मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, तो क्यों ना इन दोनों को तोड़ दिया जाए, जिससे क्या होगा कि इन लोग का जो राष्ट्रवाद है वो टूट जाएगा। तो ये कर्जन का सोच था। कर्जन क्या सोचता था? यही सोचता था। अब क्या हुआ कि कर्जन क्या करता है, 20 जुलाई 1905 को, कभी कभी वो कहीं कहीं 1900 जुलाई लिख देता है, ठीक है, तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा करता है कि हम इसका बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। कारण बताया
कि प्रशासनिक सुविधा के लिए, किस चीज के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का पार्टीशन करेंगे। अब को बोल देता है तो सब जगह पूरा बंगाल में परेशान हो जाता है कि भाई आप कैसे कर सकते हैं बिना हमारे परमिशन के, बिना हमारे किसी चीज जानकारी के, ठीक है, ये तो बोल देता है। उसके अगेंस्ट 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक होता है, कांग्रेस कांग्रेस सबका बैठक होता है, ठीक है, और बोला जाता है कि देखिए ऐसा नहीं होगा, हम लोग स्वदेशी आंदोलन शुरू करेंगे इसी पर, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। और ये बोला, अच्छा ये जो बोला, ये घोषणा 19 जुलाई को किया। 3 डेट इंपॉर्टेंट है, एक 19 जुलाई, एक 7 अगस्त और एक 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905। क्यों? क्योंकि बोलता है 22-20 जुलाई को कि उसकी 16 अक्टूबर को करेंगे, ठीक है। इसी में रविंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर, ये बोलते हैं कि 16 अक्टूबर को हम लोग राखी दिवस मनाएंगे, यानी एक दूसरे पर राखी पहनाएंगे। फिर शोक दिवस ही मनाया गया, उनको शोक दिवस ही मनाया गया उस दिन, ठीक है। राखी दिवस रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन जो चलता है, जिसमें बोलता है कि बहुत सारी चीज बोलता है कि आप क्या बोलते हैं, ये मतलब जो वहां का जो रास्ता होता था, रास्ता पे लोग वंदे मातरम गीत गा के चलते थे, वंदे मातरम गीत जो पूरा गाते हुए चलते थे, ठीक है। तो उसी थोड़ा स्वदेशी आंदोलन रिवाइज हो गया हम लोग का। तो क्या था यहाँ पे, वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया, तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर किया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? लॉरेन बेसिन, ये जर्मनी का नहीं है भाई, ये फ्रांस का है, ये फ्रांस का। लॉरेन बेसिन कहाँ का? फ्रांस का। अचेन बेसिन, सार बेसिन, रूर घाटी, ये तीनों जो है ये जर्मनी का है, लेकिन लॉरेन बेसिन जो है ये फ्रांस का है, ठीक है। भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर ये भारत से गुजरती है। संदर्भ में राज्यों का क्रम बताना है पूरब से पश्चिम, यानी सबसे पूर्व, ऐसे बताना पूरब से पश्चिम, ठीक है। तो पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। देखिए दो दो याद रखना है, दो 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 और दो, ऐसे याद हो जाएगा। देखिए इधर चलते तो यदि इधर चलते, गुजरात और राजस्थान हो गया, ठीक है, ये दोनों याद हो गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों भाई भाई लोग रहा, ठीक है, ये दोनों याद हो गया। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये दोनों याद कर लीजिए, और त्रिपुरा, मिजोरम याद कर लीजिए, ऐसे याद हो जाएगा। चलिए, तो वही चीज है कि अच्छा वैसे कर्क रेखा जो है किन किन जगहों से गुजरता है? अच्छा ये तो 8 जगह पता ही नहीं। चलिए, जंतु घास की जल्दी जल्दी निगल के अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, वह कौन सा भाग होता है? मतलब मान लेते कोई, जैसे गाय हो गया, गाय खा लिया, ठीक, घास को खा लिया, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि वो एक जगह भंडारित कर लेंगे, वो कौन सा भाग होगा? तो रूमेन भाग होगा। कौन सा भाग होगा? रूमेन भाग होगा, ठीक है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किससे होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग जो होता है वो किससे होता है? ये वायराइट से होता है, ये वायराइट से होता है, ठीक है। चलिए अब जरा ये देख लेते हो। अच्छा ये सूची 1 है, सूची 2 है, ठीक है, ये सब आयोग है। ये करजन के टाइम पर 1900, देखिए 1901 से 1905 तक में ये सब पूरा रिपोर्ट आता है, ठीक है, तो वही सब है। देखिए एंड्रू फ्रेजर, ये किसी का रिपोर्ट है? ये पुलिस आयोग है। एंड्रू फ्रेजर किस चीज का है? ये पुलिस आयोग है। एंटोनी मैकडोनल्ड, ये किसी का? अकाल का है, ऐसे याद कर लो। एंटोनी मैकडोनल्ड किसी का? अकाल का है। कोलिन स्कॉट मैनक्लिफ, ये किस चीज का? ये सिंचाई का है, एक कहा चला गया, सिंचाई का। और थॉमस रॉबर्टसन, ये रेलवे का है। देखिए ऐसे याद करते हैं। फ्रेजर एक गाड़ी हुआ करता था, फ्रेजर कहते गाड़ी याद, तो पुलिस लोग गाड़ी से घूमता नहीं है, ठीक है, तो फ्रेजर गाड़ी होता था, तो फ्रेजर हो गया। एंटनी मैकडोनाल्ड, अब देखो तो मैकडी होता है ना, जहाँ पे पिज्जा बर्गर खाते हैं मैकडी मैकडोनाल्ड में, तो वहां पे आप अकाल पड़ा हुआ और आप मैकडी जा रहे हैं, ये याद कर सकते हैं। कोलिन स्कॉट मैनक्लिफ, ये हो गया सिंचाई के लिए। तो नहीं बोलता कि सिंचाई मतलब पानी से भरा हुआ एक जगह, तो बोलता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं, स्कर्ट संभालिए, स्कर्ट आपका भीग रहा है, ऐसे करके स्कर्ट हो गया सिंचाई, ठीक है, पानी से। और थॉमस रॉबर्टसन, पानी हम लोग जब रेल में जाते हैं तो थर्मस लेके जाते नहीं, तो वो है थर्मस। तो इस तरीके से थोड़ा सा बहुत ट्रिक है। फ्रेजर का गाड़ी हो गया, मैकडोनाल्ड का अकाल हो गया, स्कॉट हो गया आपको ये क्या कहा चला सिंचाई के लिए हो गया, रॉबर्टसन हो गया, थर्मस हो गया रेलवे के लिए। नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए किसने इसे लक्ष्य एवं आकांक्षाओं के घोषणा पत्र कहा था? तो केसी बिहार ने कहा था। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये लक्ष्य एवं आकांक्षाओं घोषणा पत्र केसी बिहार ने कहा था। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा? राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान का धोखा, ये किसने कहा था? नामबिहार साहब ने कहा था, के एम नामबिहार ने कहा था, ठीक है। चलिए, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष के बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया? अच्छा, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इसका उल्लेख किया गया है 2021-22 के बजट में।
ठीक है, चलिए तो हम लोग 50 सवाल देख लिए हैं। ठीक है, अब 50 के बाद हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सेट 4 का। तब तक के लिए हम लोग अलविदा करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद।